ठीक है, तो आज हमारी तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हमने बाकायदा पाइथन की जो कोडिंग है आज से हमने इसको स्टार्ट करना है। इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी उसमें हमने बड़े ही डिटेल में तमाम तर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर किया। ठीक है, और वो जो 4 घंटे हैं वो हमने वैसे ज़ाया नहीं किए। हमने वो उसमें वो तमाम तर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आज इस क्लास से पहले की चीज़ें वो हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी थी, वो हमने कवर किए हैं। तो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इस क्लास से पहले जितने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने कवर किए हैं वो तमाम लोगों को क्लियर हैं। ठीक है, तो अगर वो वाकई क्लियर हैं तो फिर आगे जो आने वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कोडिंग है तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आज जो है हम अपना पहला प्रोग्राम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की डेफिनेशन आप तमाम लोगों को मालूम होगी कैसे लिखना था। हमने याद होगा कल हमने ये क्लियर किया था आपको कि हम जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक को कैसे इस्तेमाल करना था, आपने विंडोज़ के सर्च बार में CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट की एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब आप यहाँ लिखेंगे जुपिटर डैश नोटबुक। ठीक है, जुपिटर डैश नोटबुक लिखेंगे तो आप लिखने के बाद क्लिक करेंगे, आपके पास जुपिटर का सर्वर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सेकंड स्टार्ट होने में लगेगा, 2-3 सेकंड 4 सेकंड ये लाजमी रहता है। ठीक है, तो ये जुपिटर नोटबुक हमारे पास ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब चूँकि हमने डेस्कटॉप में ही काम करना है, ठीक है, तो डेस्कटॉप में काम करने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और मैं जो भी कोडिंग करूँगा, जो भी फाइल्स क्रिएट करूँगा वो अपने इस डेस्कटॉप के उसी फ़ोल्डर में क्रिएट करूँगा जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके न्यू एंड देन फ़ोल्डर और इसको नाम दे देता हूँ प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन पाइथन कोर्स। ठीक है, PEPC के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और अब जितनी भी फाइल्स मैं क्रिएट करूँगा वो मेरी इसी फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने जुपिटर नोटबुक में जा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा ये मेरी रूट डायरेक्टरी थी। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे तो आपके पास ये रूट डायरेक्टरी ओपन होगी। इस रूट डायरेक्टरी में आपके पास मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स शो हो रहे होंगे। तो चूँकि मैंने जो अभी फ़ोल्डर क्रिएट किया है वो डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप को क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप क्लिक करने के बाद वो तमाम तर फाइल्स जो मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद हैं वो मुझे शो हो रही हैं। और अभी ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया है कुछ सेकंड्स पहले, ये PEPC नाम का। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद अब चूँकि मेरा ये फ़ोल्डर मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया है तो इसमें कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है, इसलिए कोई फ़ाइल यहाँ शो नहीं हो रही। तो अब यहाँ पर मैं जो भी जुपिटर की नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा वो मेरी इस फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, तो मैं अब जुपिटर की न्यू फ़ाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। न्यू फ़ाइल कैसे क्रिएट होगी, आप यहाँ न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पाइथन 3 का कर्नल आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रांड न्यू जुपिटर की नोटबुक ओपन हो जाएगी। अच्छा, स्क्रीन बिल्कुल सही दिख रही है आपको, जूम इतना काफ़ी है? अच्छा, कंफर्म कीजिएगा जहाँ पर किसी किस्म का मसला आ रहा है, क्योंकि आप कमेंट्स बराह रास्त देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने मुझे बताते रहना है ताकि मैं उस हिसाब से अपनी क्लास को लेके चलूँ। इतनी स्क्रीन काफ़ी है जो मैं अभी जूम या इससे ज़्यादा जूम करूँ, काफ़ी है इतनी? क्लियर है? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इंटरफेस क्लियर है, इतना जूम जो है वो जुपिटर काफ़ी है। तो सबसे पहले अपनी इस जुपिटर नोटबुक को हमने कोई ना कोई नाम देना है। जब आप जैसे ही नई फाइल क्रिएट करते हैं, नई जुपिटर नोटबुक की फाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास डिफ़ॉल्ट नेम उसको दिया जाता है। वो डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, वो अनटाइटल्ड लिखा होगा। ठीक है, अब मैंने इसको अपना नाम देना है तो अपना क्या नाम दूंगा, हमारी आज की क्लास 3 है
तो क्लास 3 लिखकर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यूँ मेरी इस जुपिटर नोटबुक की फाइल का नेम अब रीनेम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहला प्रोग्राम लिखना था, तो अभी जस्ट आप इससे बिल्कुल आपको सरोकार नहीं होना चाहिए, इससे बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मैं इसमें लिख के आ रहा हूँ, इसका काम क्या है। जस्ट चूँकि हमारी स्लाइड में ये था कि हमने पहला प्रोग्राम लिखना है, तो मैं जस्ट अभी सिर्फ पहला प्रोग्राम लिख रहा हूँ। पहला प्रोग्राम में प्रिंट का फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट करता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ये प्रिंट का फंक्शन करता क्या है कि ये हमें आउटपुट में वही शो करवाता है जो मैं प्रिंट के अंदर इसको दे रहा हूँ इनपुट। ठीक है, अभी मैं टेक्सचर का एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तो ये मुझे टेक्सचर ही प्रिंट करके देगा। तो आपको याद होगा कि इसको एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका था। इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका शिफ्ट प्लस इंटर भी आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर भी आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से रन भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ रन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रन प्रेस किया तो मेरा ये पहला सेल एग्जीक्यूट हो चुका है और मुझे इसने आउटपुट भी फराहम कर दिया। तो यूँ हमने अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम बआसानी और कामयाबी से लिख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते जा रहे हैं। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि आपसे कमेंट में मैं इसका फीडबैक भी लेता रहूँ कि ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, या इसमें मज़ीद किसी किस्म के कोई सवालात हैं तो मैं साथ साथ लेता जाऊँगा। ठीक है, आपसे हम ये करेंगे। तो पाइथन सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? देखें, जैसे हमने लास्ट क्लास में कवर किया, लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की कि पाइथन को आप लिख सकते हैं, पाइथन के सिंटैक्स को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं डायरेक्ट कमांड लाइन में भी। जो हमने पाइथन का शेल हमने ओपन किया था, उसमें एक कमांड लिखी थी, क्या आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या तो आप कोई ना कोई एक स्पेसिफिक आईडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कल जिक्र हुआ पाईचार्म का, तो पाईचार्म भी आप इंस्टॉल करके उसमें भी पाइथन के प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये था कि जुपिटर नोटबुक्स में भी करवा सकते हैं, गूगल कोलैब में भी करवा सकते हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन का सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है? देखें, कोई भी ज़बान होती है तो उसकी कोई ना कोई ग्रामर होती है। एक ज़बान में आपसे अभी एक ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, वो ज़बान उर्दू है और उर्दू लिखने का भी एक तरीका है, उसकी ग्रामर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंटैक्स। हम अभी इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं, एक ज़बान इंग्लिश है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 4-5 में 5 वर्ड्स यहाँ लिखता हूँ। अब बताएं, क्या मैंने यहाँ पर जो एक 5 वर्ड्स लिखे हैं, क्या ये एक जुमला बन रहा है? क्या ये कोई सेंस क्रिएट कर रहा है? क्या ये मतलब दे रहा है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके कमेंट्स देखूँ। बताइएगा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है जो हमने लिखा था यहाँ? इसका कोई ना कोई मतलब है? कमेंट्स में आंसर करें। नहीं है इसका कोई मतलब, क्योंकि हर जबान की अपनी एक ग्रामर है। जब आप उसकी ग्रामर को फॉलो करेंगे तो ही वो कोई सेंस बना पाएगा। ठीक है, मैं इसी को लिखता हूँ यहाँ पर, दिस इज अ कप। अब बताएं, क्या ये सेंस क्रिएट कर रहा है? क्या इसका कोई मतलब है? क्या ये जुमला आपको समझ में आ रहा है? बताइएगा, दिस इज अ कप। कमेंट्स में आंसर कीजिएगा। यकीनन कर रहा है, इसका कोई ना कोई सेंस है, मतलब है। दिस इज अ कप, ये एक कप है। कैसे पता चला हमें? हमें कैसे ये, क्यों? क्योंकि हमने इसकी ग्रामर को पढ़ा है। ठीक है, हमने इसकी ग्रामर को पढ़ा है। इसकी ग्रामर के पढ़ने से हमें पता चला कि भाई इंग्लिश ज़बान में अगर ये वर्ड्स की
ये तरतीब होगी। इसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक जुमला कंप्लीट होगा। हमें कैसे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है? हम देखते हैं सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? ये ग्रामर है। इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज है आपकी, उसकी एक स्पेसिफिक ग्रामर है। तो जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। तो क्या आपको सिंटैक्स क्लियर है? क्या सिंटैक्स है क्या चीज? प्लीज, मैं साथ साथ आपके आंसर्स देख रहा हूँ यहाँ, मुझे कमेंट में आंसर्स देखने हैं आपके। जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग बिल्कुल ये एक आइडल सिचुएशन में कोडिंग नहीं होगी, आपको साथ साथ चलना होगा। ठीक है, सिंटैक्स क्लियर है? सिंटैक्स है क्या? जब आप प्रोग्रामिंग में बात करते हैं किसी लैंग्वेज की ग्रामर की, तो उसे सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, हम अब सिंटैक्स देखेंगे कि पाइथन में क्या सिंटैक्स है। ओके गुड। तो यूं अब आपका सिंटैक्स क्लियर है कि पाइथन सिंटैक्स क्या चीज़ है। अब हम उसी सिंटैक्स पे बात कर रहे हैं। तो सिंटैक्स में पहली चीज़ इंडेंटेशन है। देखिए, इंडेंटेशन का मतलब ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, उसके जो शुरू में जो स्पेस है उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा अपने उस जुपिटर नोटबुक में जा रहा हूँ। ये क्या है? मेरी एक स्टेटमेंट है, मेरे एक प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट है। इससे पहले जो वाइट स्पेस होगा, जो फ्री स्पेस होगा, ये इंडेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, ये इंडेंटेशन है। आखिर में जितने भी स्पेस हों उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, वो हमारी प्रोग्रामिंग में कोई असर नहीं करेगा। लेकिन किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से पहले जो भी फ्री स्पेस होंगे, जो गैप्स होंगे, जो वाइट स्पेसेस होंगे, वो इंडेंटेशन है। अब अगर मैं पाइथन की बात ना करूं, मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, तो उसमें जो इंडेंटेशन होती है उसका मकसद ये होता है कि आपको जो प्रोग्राम है वो रीड करने में आसानी हो। ठीक है, वो कैसे रीड करने में आसानी हो? मैं दोबारा इस कोड में जा रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल आपको पाइथन की नहीं ले रहा, मैं आपको ये इंडेंटेशन समझाने के लिए कि पाइथन में इंडेंटेशन और जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनमें फ़र्क क्या। अब देखिएगा, जब हम एक कोड लिखते हैं, एक छोटा सा फंक्शन, अभी आप फंक्शन से बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेके फंक्शन क्या चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। अभी जो स्पेसिफिक मेरा मकसद यहाँ बताना है वो इंडेंटेशन है। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, सी में कैसे कोड करते हैं। आपने डेटा टाइप दी इंट, उसके बाद आपने कोई ना कोई फंक्शन का नाम दिया। ठीक है, फंक्शन का नाम देने के बाद इस तरह से आपने ओपन किया फंक्शन को। ठीक है, और यूं आपने इसकी स्टेटमेंट लिखी। फर्ज करें स्टेटमेंट इंट एफ एंड टैग शू। ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया है सी लैंग्वेज का। ठीक है, पाइथन का नहीं है ये। हम फंक्शन क्रिएट करेंगे पाइथन में, उसका स्टेटमेंट, उसका लिखने का तरीकाकार ही कुछ और है। ठीक है, उसका सेंटेक्स ही कुछ और है। सेंटेक्स का लफ्ज़ अब आपको क्लियर होगा। मैं टेक्निकल जो टर्म्स है अब वो यूज़ करूँगा क्योंकि मैं सेंटेक्स आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेक्स किसका है? ये सी का है। अब इसमें देखें, इसमें ये इंडेंटेशन का कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ मैंने कितनी आपको दो, ये एक थी है ना स्पेस, मैं यहाँ 10 दे दूँ, मैं मज़ीद दे दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी के अंदर इंडेंटेशन सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए, कि जितने आसानी से आप उस कोड को समझ सकें, उस कोड को देख के बता सकें इसमें क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ मकसद ये है। लेकिन पाइथन में इस तरह से नहीं। पाइथन में इंडेंटेशन का मकसद कुछ और है। पाइथन में ऐसा नहीं है कि अब मैं ये एक फंक्शन लिखता हूँ पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर कैसे लिखूंगा? पाइथन के अंदर डेफ का कीवर्ड और फंक्शन का नेम और यूं। ठीक है, फंक्शन का नेम देने के बाद ये पैरेंथेसिस ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा और ये कॉलन लगाऊंगा। अभी मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि फंक्शन क्या चीज़ है, फंक्शन बनाते किस तरह से हैं, फंक्शन का इस्तेमाल क्या है, उससे आप बिल्कुल उस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा। अभी जो चीज़ समझा रहा हूँ उस पर फोकस करें। ठीक है, फंक्शन का नेम दिया,
फंक्शन के सिंटैक्स को फॉलो करने के बाद अब देखें मैं जैसे ही यहाँ इंटर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे एक स्पेसिफिक वाइट स्पेसेस को ये मुझे फॉलो करवा रहा है कि भाई इतने स्पेसेस को आपने छोड़ के फंक्शन की बॉडी में जाना है। अब मैं अपनी कमांड्स को यहाँ प्रिंट करूँगा। क्या प्रिंट कर रहा हूँ? टेक्स्ट। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा सिंटैक्स है पाइथन का। इसमें देखिए ये 4 स्पेसेस, ये इंडेंटेशन थी जो पाइथन में हमने फॉलो करनी है कि जहाँ जहाँ जितने स्पेसेस देने हैं उतने हमने हर सूरत देने, अदरवाइज क्या होगा कि पाइथन एरर जनरेट करेगा। इसमें क्या था कि मैं यहाँ 2 लगाऊँ, 4 लगाऊँ, 6 लगाऊँ वाइट स्पेस सी के अंदर, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैं यहाँ पर आके मैंने अभी आपके सामने में चला भी लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, आप देखिएगा मैं इसको जैसे एग्जीक्यूट करवाऊंगा एरर दे दिया इसने। ये देखिए एरर क्या दिया है भाई इसने, ये कह रहा है कि इंडेंटेशन एरर है, इंडेंट सही आपने नहीं किया। अच्छा, इंडेंट कैसे सही करूंगा? चूंकि ये फंक्शन है तो पाइथन का सिंटैक्स मुझे ये कहता है कि जब आप कोई फंक्शन लिखें तो फंक्शन लिखने के बाद जो फंक्शन की बॉडी है उसकी हर स्टेटमेंट 4 स्पेसेस के बाद शुरू होगी। 2, ठीक है, कैसे होगी? 4 स्पेसेस के बाद। तो 1 2 3 4, जैसे ही 4 स्पेसेस दूंगा और फिर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो इसने मुझे कोई एरर जनरेट नहीं किया। ये है इंडेंटेशन। इस चीज़ से बिल्कुल आप परेशान ना हो कि फंक्शन क्या है, ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी, इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ दें, अभी इंडेंटेशन पे देखें। ठीक है, तो ये पाइथन की इंडेंटेशन। ओके गुड, क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है वो इंटरेक्टिव सेशंस लेने कोशिश करेंगे कि तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह सब कुछ। ठीक है, तो इंडेंटेशन पाइथन में किस तरह से मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाइट स्पेसेस हैं इनको बड़ा ही तरीके से हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें पाइथन में इंडेंटेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? हम ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई ये ब्लॉक ऑफ कोड है। क्या अभी मैंने आपके सामने शो करवाया था अभी आपको कि भाई ये ब्लॉक है, किसका किसका ब्लॉक है? ये इस फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है, क्लियर है, ये इंडेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसकी दी है, अव्वल तो मैं एग्जाम्पल करवा चुका हूँ लेकिन चलें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ फंक्शन की एग्जाम्पल दी, अब मैं आपको इफ़ की एग्जाम्पल देता हूँ। इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर 5 इज लेस देन 2, अगर 5 छोटा है 2 से तो क्या करें? तो वही प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें? 5 इज नॉट लेस देन 2, ये प्रिंट करें। ठीक है, अब देखिएगा दोबारा इसमें वही सिंटैक्स में जो पाइथन का इंडेंटेशन है, मैं उसी रूल को फॉलो कर रहा हूँ कि जब कॉलन आ गया तो अब ये इसका एक ब्लॉक है और इसके ब्लॉक को लिखने का तरीका ये है कि इसके यहाँ पर 4 स्पेसेस का होना ज़रूरी है शुरू में। अगर इनमें 4 स्पेसेस को नहीं देता, मैं 2 दे देता हूँ। आप देखें यहाँ पर आपको रेड भी शो करता है। रेड का मकसद ये है कि आप इसके सिंटैक्टिकली आप गलत लिख रहे हैं, आप इसका सिंटैक्स गलत लिख रहे हैं। ठीक है, चले मैंने 2 स्पेस देने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखें क्या ये काम कर रहा है? ये काम नहीं करेगा, क्यों? ये रेड हो चुका है। अच्छा, इसको मैं बिल्कुल शुरू में ले आता हूँ, अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अब तो इसको सीधा सीधा एरर दे देगा। इंडेंटेशन एरर है कि भाई ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। इफ के बाद आपने इंडेंटेशन देनी है। वो इंडेंटेशन क्या थी? वो 4 स्पेसेस थे, 2 3 4, 4 स्पेसेस थे। अब मैं इसको क्लियर करूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्लियर है। चलिए ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इस बात का ख्याल किस बात का रखना है? ख्याल वही रखना है कि भाई आपने इंडेंटेशन सही से करनी है। अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पर देखें, जो मैंने एग्जांपल अपनी इस स्लाइड्स में दी है, इसमें मैंने शुरू में इंडेंटेशन किया है? नहीं किया इंडेंटेशन। जब मैंने इंडेंटेशन नहीं किया तो वो क्या करेगा? वो इंडेंटेशन एरर जनरेट करेगा। ठीक है, जो कि एक सिंटैक्स एरर है। और सिंटैक्स पता है आपको क्या है? सिंटैक्स किसी ग्रामर की, किसी लैंग्वेज की ग्रामर है। ठीक है,
तो हमें जो एक चीज़ और याद रखनी है, जब आप एक ही ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, जैसे ये एक ब्लॉक है ना, इफ का ब्लॉक है, तो इसके अंदर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं। मैं एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये एक ही ब्लॉक के अंदर तीनों स्टेटमेंट्स हैं, तो इनका जो शुरू में स्पेस है, इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रिंट यहाँ पर तो आपने 4 स्पेसेस दिए हैं और यहाँ पर अभी आप 6 दे रहे हैं, मैं 2 और दे दूँ, यहाँ 2 और दे दूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, क्या कह रहा है, दोबारा इसने इंडेंटेशन एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि जब ये एक ही ब्लॉक है, एक ब्लॉक होने के साथ आप किस तरीके से आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से एक स्टेटमेंट को तो आपने 4 स्पेसेस दिए हैं, अगली 2 स्टेटमेंट्स को आपने 6 स्टेटमेंट दिए, 6 स्पेसेस दिए, तो ये दोबारा एक इंडेंटेशन एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब एक ही ब्लॉक चल रहा है, चूंकि अभी इफ का ब्लॉक चल रहा है, इफ के ब्लॉक में अगर आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप उतने ही स्पेसेस देंगे जितने स्पेसेस आपने पहली स्टेटमेंट को दिए हैं, और जो ये 4 स्पेसेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अब मैंने इसके ब्लॉक से निकलना है। सवाल ये है कि भाई क्या मैं इसके ब्लॉक पे ही रहूँगा, इसके ब्लॉक से निकल नहीं सकता? निकल सकता हूँ। आप क्या करें, शुरू में आ जाएं, शुरू में आगे कोई और आप स्टेटमेंट लिखें। अब देखें, आप कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई आप उसके ब्लॉक से निकल आए। जब आप उसके ब्लॉक से निकल आए तो फिर अब उसका रूल आपको फॉलो करना ही नहीं है। अब आपकी ये नई स्टेटमेंट है एज यूजुअल, जैसे आपने ये ऊपर लिखी है। ठीक है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है। मैं आपको एग्जीक्यूट भी लाइव करवा चुका हूँ। इंडेंटेशन क्लियर है, तो फिर हम कमेंट्स की तरफ आते हैं। कमेंट्स करने हैं भाई आपने, मैं कमेंट देख रहा हूँ बार बार आके। इंडेंटेशन क्लियर है तो कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, कमेंट्स। पाइथन में कमेंटिंग कैपेबिलिटी भी है। कमेंट्स क्यों करते हैं? कमेंट्स के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल हैं। दोबारा अपनी नोटबुक में जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक अभी कोड लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है ये। ठीक है, अब कमेंट के देखें इस्तेमाल क्या है। एक तो ये है कि आप अपनी फाइल के अंदर इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने एक फाइल क्रिएट की है, उसमें 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, 1000 लाइनों का कोड आपने लिखा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोडिंग होगी तो होगा क्या कि आपने चूंकि वो कोडिंग की है तो आपको तो वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप अपनी वही फाइल किसी और को देंगे तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो उसको वहाँ समझ में नहीं आ रही होंगी। ये दायरे 1000 लाइनों का कोड है। अगर आप एप्लीकेशंस देखें तो वो हज़ारों की तादाद में लाइनें लिखी होती हैं। ठीक है, तो उसमें आप किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी और को अपनी फाइल देंगे तो उसको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी उसको पढ़ने में या उसको उस कोड को समझने में, बल्कि आप अपना लिखा हुआ कोड एक काफ़ी अरसे के बाद जब आप उसको दोबारा अपने ही उस कोड को देखेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उसका एक हल ये है कि आप यहाँ कमेंट लिखते हैं। कमेंट कैसे लिखेंगे? कमेंट में ये वो लाइन होती है। तो कमेंट कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं? आप एक हैश लिखेंगे, इस हैश के बाद जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगा। अब देखें, इसने इसको, इसके जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर दिया, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये इसने थोड़ा सा इसको टेढ़ा भी कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, तो जो इसका कंपाइलर है वो इसको रीड नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट है, इसको छोड़ देगा।
अब इससे मेरे लिए फ़ायदा क्या है कि मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ कि भाई माय फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैंने अपनी आसानी के लिए लिख दिया, इसको एग्जीक्यूट करवाया। कंपाइलर के लिए ये चीज़ ही नहीं है, तो लिखा मैंने अपने लिए, हैश इसलिए लगाया। अगर मैं हैश ना लगाऊं, अब कंपाइलर जनरेट करेगा एरर कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो मेरे सिंटैक्स में है ही नहीं, आपने ये कहाँ से लिख दिया, ठीक है। तो हैश आपने देना है, हैश के बाद आप जितनी भी इस लाइन में जो भी कुछ लिखेंगे वो सारा का सारा कमिट कहलाएगा, वो कंपाइलर से हिडन हो जाएगा, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। उसका फ़ायदा ये है कि आप, सबसे पहला फ़ायदा है कि इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं आप अपने लिए, इसमें वो तमाम तर चीज़ें वक्तन फ़वक्तन लिखते जा सकते हैं, ताकि आप दोबारा कल को अपना ही कोड देखें तो आप आसानी से उसे समझ सकें कि मैंने इसमें किया क्या था, मैंने इस सेल के अंदर आकर लिखा क्या है, ठीक है। तो कमेंट स्टार्ट होते हैं हैश से। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हैश जैसी देखेगा तो उसके बाद की जितनी चीज़ें उसे वो छोड़ देगा, कि भाई वो समझ जाएगा कि हैश के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, कमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दे दिया मैंने आपको, एग्जांपल अभी एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया। तो कमेंट का दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि भाई डॉक्यूमेंट, आप पहला तो ये है कि आप उसमें इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसको चेक भी कर सकते हैं, यानी कि आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो आप उस पर साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत लिख दी, देखें मैंने प्रिंट की जगह प्रिंट एफ कर दिया। अब प्रिंट एफ पाइथन के अंदर तो कोई कीवर्ड ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है, तो अब ये स्क्वायर जनरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्क्वायर जनरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वैसे स्क्वायर जनरेट क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये इफ के अंदर मौजूद है, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, यहाँ नहीं करता, इसको लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ लेता हूँ। ये देखें ये नेम एरर जनरेट कर रहा है, ये आपको लाइन नंबर भी बता रहा है कि भाई जो लाइन नंबर 6 है, लाइन नंबर 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मसला है। ये बता रहा है कि भाई ये प्रिंट एफ इज नॉट डिफाइंड, ये तो कोई ऐसी कीवर्ड ही नहीं है, आप ये कहाँ से लेकर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर मसला है। अब आप क्या करेंगे, अब बाकी सारा कोड तो मेरा अप एंड रनिंग है, वो सही काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप साथ साथ टेस्टिंग करने के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको हैश, इस पर शुरू में हैश लगा दूंगा। अब मेरे इंटरप्रेटर से ये लाइन क्या हो गई है, हिडन हो गई है, अब वो उसको रीड करेगा नहीं। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, मेरा इसका मतलब ये है कि मैं समझ जाऊँगा मेरा जो यहाँ तक का कोड है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसका मतलब इसी लाइन में मसला है। तो मैं यहाँ पर चेक करके अपने उस एरर को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ एंड देन दोबारा चला के देख सकता हूँ कि हाँ भाई अब ठीक काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो इसका आपको बड़ा ही मामूली से इस्तेमाल लग रहा होगा, लेकिन जब आप साथ साथ आप कोडिंग करते हैं तो इसका इस्तेमाल बड़े ही आपको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है इसका साथ साथ आपको कमिट्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, कमिट्स कैन बी एग्जीक्यूट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप बचाने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड बचाने के लिए कंपाइलर से या इंटरप्रेटर से आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हैश से स्टार्ट करते हैं कमेंट को। अच्छा, दूसरा ये है कि कमेंट को आप किसी भी अपनी स्टेटमेंट के आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उसको आखिर में इस्तेमाल करेंगे, फर्ज करें कि आपने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट दे रहा हूँ कि दिस इज माय प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मैं अपनी आसानी के लिए एक नोट लिख रहा हूँ कि भाई ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो कोड है इस लाइन में, वो क्या हो रही है, वो है क्या चीज़, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये मेरी आसानी के लिए मुझे तो शो हो रहा होगा, लेकिन कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। उससे फ़ायदा मुझे ये है कि मेरा जो कोड है वो रीडेबल हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखें इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो किसी किस्म का एरर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो कमेंट यानी कि आप कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो हैश के बाद होना चाहिए। हैश के बाद आप जो मर्जी चाहे लिखें,
इंटरप्रेटर या कंपाइलर को कोई सरोकार नहीं है उससे कि भाई इसने इसके बाद लिखा क्या है। आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसमें क्या लिखा है, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है। मैं इसमें क्या करूँगा, दूसरा एक और कमेंट लिखता हूँ जिसमें मैं कोड लिखता हूँ। अब ये बाजार मेरे लिए तो कोड है, लेकिन इंटरप्रेटर के लिए क्या है, ये कमेंट है, उसको वो रीड नहीं करेगा क्योंकि इसमें हाइशन, ये जो हाई सॉरी हैश है, हैश इसमें मैंने लगा दिया। इस हैश से क्या होगा कि वो उसका इंटरप्रेटर ये समझेगा कि भाई इस हैश के बाद अब मेरा काम नहीं है, ये जो भी इस बंदे ने लिखा है, कोडर ने लिखा है, इसमें ये अपने ही लिए लिखा है। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा और देखें ये कोड उसने रीड नहीं किया। लेकिन जब मैं इसको हैश हटा देता हूँ तो ये देखें, ये जो मेरा प्रिंट है वो यहाँ से आया और ये मेरा टेक्सचर ये प्रिंट हुआ है वो यहाँ से प्रिंट हुआ है। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि भाई जो कोड मैंने लिखा है उसका आउटपुट जनरेट क्यों नहीं हो रहा। इसका आउटपुट जनरेट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि भाई अगर 5 छोटा है 2 से तो ये प्रिंट करो। आप मुझे बताएं क्या 5 छोटा है 2 से? 5 छोटा नहीं है ना 2 से। 5 छोटा होता तो ये प्रिंट करवाता ऐसे। फर्ज करें मैं लिखता हूँ 2 यहाँ और यहाँ लिखता हूँ 5। ठीक है, बाकी इन सबको कमेंट करवा देता हूँ ताकि इनका आउटपुट मुझे शो ना हो, मैं सिर्फ इसको देख सकूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैंने क्या लिखा है कि भाई अगर, देखिए इफ अगर 2 छोटा है 5 से तो मुझे ये 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट करके दे दो। करनी चाहिए ना ऐसे प्रिंट, क्योंकि 2 अब छोटा है 5 से। पहले क्या था, 5 मैंने लिखा था 5 इज लेस देन 2, तो 5 इज लेस देन 2 नहीं है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाता। ठीक है, तो उसका जवाब ये है। अब तक हमने कमेंट्स देखे हैं लेकिन सिंगल लाइन कमेंट देखे। ठीक है, हमने क्या देखे थे अभी, कमेंट देखें। देखें ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, हैश लगाया, सिर्फ इसी लाइन में जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो कमेंट कंसिडर होगा। लेकिन जब मैं अगली लाइन में जाऊंगा तो वो कमेंट कंसिडर नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो कमेंट है वो एक लाइन में नहीं है बल्कि वो 3 से 4 लाइनों पे है, यानी कि मल्टी लाइन कमेंट है। तो फिर मैं क्या तरीक़ेकार अपनाऊंगा। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप हैश नहीं लगाएंगे। एक तो तरीका देखें, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइनों में कमेंट लिखा है तो मैंने इसको अलग हैश दे दिया, इसको एक अलग हैश दे दिया। ऐसा भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये हैश लगाते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और मल्टी लाइन कमेंट का दूसरा तरीका है, वो तरीकाकार क्या है, वो ये है कि जब आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो आप ट्रिपल कोट लगाते हैं। ठीक है, देखिए 3 दफ़ा डबल कोट्स को आप 3 दफ़ा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ठीक है, अब इसके दरमियान में जो कुछ भी आप लिखेंगे ना, ये मैंने ये ट्रिपल कोट लगा दिए। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि दिस इज माय मल्टी लाइन कमेंट। मैं जितनी चाहे अब लाइनें लिख सकता हूँ। पाइथन इसको, पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा जो कमेंट के अलावा जितनी भी स्टेटमेंट हैं। ये देखें, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, वो सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करवाएगा, इसी का आउटपुट मुझे फराहम करेगा। बाकी इसने ये जो मल्टी लाइन कमेंट है इसे इग्नोर कर दिया है। इसका कलर भी शो कर रहा है मुझे कि ये कुछ और है। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। अब अगर कोई 10 से 15 लाइनों में मैंने कुछ एक नोट सा लिखना है तो क्या मैं उसको हर लाइन में अलग से हैश दूँ। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं तो इस तरह से ट्रिपल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल वहाँ शो करवाई है, एक एग्जाम्पल मैंने अपनी स्लाइड में भी दी है। स्लाइड में तमाम तर चीज़ें मेंशन करने की वजह यह है कि यही स्लाइड मैं आपको पोर्टल पे फराहम करता हूँ। ठीक है, हम अपने पोर्टल पे यही आपको अपलोड करके देते हैं ताकि आप दोबारा जब आप इसको रिवाइज करें तो वो तमाम तर चीज़ें जो मैं आपको क्लास में कवर करवा रहा हूँ, आपको सेम वही लेक्चर आपको जो है वो आपके जहन में आए और आप बेहतर लर्निंग कर सकें उसे। अच्छा, अब ठीक है, जब तक आप, ये मैंने कमेंट लिखा ट्रिपल कोट में, जब तक आप इसको किसी वेरिएबल में
असाइन नहीं करेंगे, फर्ज करें इसको मैं किसी एक ए वेरिएबल लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू दिस। अब ये कमेंट नहीं रहा बल्कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन हो गई है। अब आप सवाल ये है कि भाई वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल हमने आगे देखना है। अभी सिर्फ आप जो चीज़ हमारा उस स्पेसिफिक स्लाइड का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए कि अभी क्या था, कमेंट था। अब दूसरा क्या है कि भाई कमेंट्स तब तक कमेंट्स ये रहेगा जब तक आप इसको असाइन नहीं करवाएंगे किसी वेरिएबल में। जब आप इसको असाइन करवा देंगे तो अब ये किसी जो है वो कमेंट नहीं है, बल्कि अब क्या है, ये वेरिएबल में वैल्यू चली गई है। ठीक है, ये देखें ए के अंदर ये वैल्यू मैंने असाइन करवाई थी। वैल्यू क्या थी, वो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैल्यू थी इस ट्रिपल कोड के अंदर, ये सारी की सारी, और वो ए के अंदर मैंने असाइन कर दी थी। अब दोबारा मैंने ए को एक्सेस किया तो वो सारी की सारी मुझे उसने शो करवा दी। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में ना लाएं। वेरिएबल का अगर कोई सवाल है तो उसको रखें, हमने वेरिएबल आगे ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज़ कमेंट्स में लिखते जाएं क्लियर है या नहीं है, मैं आगे चलूँ। एक बार तरतीब बता दें, किस चीज़ की तरतीब? फेसबुक यूज़र। देखें हमने आपको जहाँ पर फेसबुक में आप हमारी क्लास लाइव ले रहे हैं, आपको हमने ऊपर लिंक फराहम की हुई है कि प्लीज़ आप उस लिंक को क्लिक करके अपना जो है वो नाम रजिस्टर्ड करवाएं, यानी कि आप अपना नाम दें ताकि हमें आपका यहाँ से नाम शो हो रहा हो कमेंट्स के अंदर, तो ही हम आपका नाम कॉल करके आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। अच्छा भाई, अब एक और कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल यूँ समझें कि कंटेनर है, बॉक्स है, जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसके अंदर आप वैल्यू रखते हैं और फिर उसको स्टोर करके रख देते हैं। फिर जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है उस कंटेनर की या उस डब्बे की, आप उसको उठाते हैं और उसके अंदर जो सामान है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे? वेरिएबल का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस का इस्तेमाल क्या है वैसे? बॉक्सेस का इस्तेमाल यही है ना कि भाई आप इसके अंदर कोई सामान रखें, इस बॉक्स को पैक कर दें और फिर इसको रख दें। हाँ, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसका कोई लेबल कर दें, कोई नाम वगैरह इसकी चिट लगा दें ऊपर, ताकि कल को कभी ज़रूरत पड़े उस स्पेसिफिक चीज़ की तो आप उस नाम के जो बॉक्स है उसको उठाएं और उसमें से वो वैल्यू, वो जो चीज़ आपने रखी है वो निकाल लें। यही है ना? तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से। वेरिएबल कहते हैं, देखें कोई भी चीज़ जब आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो ऐसे स्टोर नहीं होती, वो होती है किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आपने स्टोर की होती है उसका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि कल को जब दोबारा आपको उसी चीज़ को, उसी डेटा को एक्सेस करना हो तो आप एक्सेस भी कर सकें। क्या कभी आप ऐसा चाहेंगे कि आपने एक पिक्चर ली है अपने मोबाइल में, वो सेव हो गई, अब आप कभी ज़िंदगी में उसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्या आपकी वो पिक्चर लेने का फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं है। आप अपना डेटा स्टोर इसीलिए करवाते हैं कि भाई दोबारा कल को मुझे जब वो चाहिए हो, वो एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकूँ। तो वहाँ इसीलिए जो भी चीज़ मेमोरी में सेव होती है वो किसी न किसी वेरिएबल में सेव होती है। अब वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल में वो डेटा स्टोर होगा और वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा। अब जैसे यहाँ पर एक ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यू स्टोर की जा रही है और इसको नाम दिया जा रहा है माई इंट का। अब जब कभी इस 4 को मैंने एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस माई इंट को मैं इस ज़ाहिर सी बात है इसका नाम तो मुझे याद करना पड़ेगा ना। फर्ज करें अब किसी भी, अब आपने मुझ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे आप? कोई ना कोई, मैं ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी एड्रेस पे रहता हूँगा ना, इस तरह आप भी किसी न किसी एड्रेस पे रहते होंगे। आप तक किसी बंदे ने पहुँचना है, आपके घर में मेहमान आते हैं तो कैसे आते हैं? वो एड्रेस यूज़ करके आते हैं ना कोई एड्रेस होता है घर का, तो सेम इसी तरह से जो उसका नाम है वो उसका एड्रेस है। ठीक है, और उसी नाम की वजह से हम जो है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो पाइथन वेरिएबल्स किस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं ये देखते हैं। वेरिएबल कोई ना कोई देखें नाम होता है,
एक वेरिएबल अभी मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहा हूँ जिसका नाम है ए। ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू दे रहा हूँ 4। तो अभी कैसे दूंगा, ए इक्वल्स 4। याद रखिएगा एक चीज़ कि प्रोग्रामिंग में हमेशा इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, और हम जो इसमें देखते हैं अपने प्रोग्रामिंग में वो राइट टू लेफ्ट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो हम क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका क्या है पाइथन में, आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, और जो भी आपने उसको वैल्यू असाइन करनी है आप उसको असाइन कर देंगे। अब ये हुआ क्या, ये 4 मैंने असाइन कर दी है किसको, ए को। अब जब कभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, अब जब कभी मुझे वो वैल्यू चाहिए होगी 4 की, तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि भाई मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है ए। अब मैं उस ए को कॉल करूँगा कि भाई ए सामने आया तो ए के अंदर क्या वैल्यू है, ए लिख के मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो जो मैंने वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर रखी थी, इस वेरिएबल को असाइन की थी, वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हमेशा जो डेटा स्टोर होता है वो किसी न किसी वेरिएबल में होता है। और क्यों होता है मैं इसकी वजह बता चुका हूँ। जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में देखिए आपको सामने स्कोर शो हो रहा होता है, वो जो आपके स्कोर शो हो रहा होता है वो कोई ना कोई वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो रही होती है और फिर आपको दिख रही होती है। वरना डेटा तो स्टोर हो रहा है, वो मेमोरी की किसी न क्वेश्चन पे स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन आप एक्सेस कैसे करोगे। तो वेरिएबल बनते हैं इसीलिए कि आप दोबारा अपने उस डेटा को एक्सेस कर सकें। जैसे मैं इसको जब मर्जी चाहूँ, जितनी दफ़ा चाहूँ, मैं इस ए को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अब देख, मैं इस लाइन को मैं 1000 लाइन का कोड लिखूँ और 1000 लाइन के बाद दोबारा जब मैं ए को एक्सेस करूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी अपनी। तो ये इसका वेरिएबल तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये उसका तरीकेकार था। याद रखिएगा कि पाइथन में कोई कमांड नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। फर्ज करें, डिक्लेयर का मतलब क्या है, पहले क्या होता था पाइथन से पहले जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, फर्ज करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें होता क्या था कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता था। आपको क्या करना पड़ता था, एक डेटा टाइप देनी पड़ती थी कि भाई मैं जो एक वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ उसमें मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रखूँगा, और उस इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल है, इंटीजर पहले मैंने उसका डेटा टाइप दिया और फिर उसको मैंने उस वेरिएबल का नाम दिया, पहले डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये मेरे क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आप डायरेक्ट एक वैल्यू असाइन करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, और वो इंटेलिजेंट बेस्ड, चूँकि पाइथन एक लैंग्वेज है। तो देखिए मैंने इसको ये नहीं कहा था कि भाई ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैं कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ, उसने खुद ब खुद इसको देख लिया होगा कि भाई इसके अंदर कौन सी वैल्यू इसने स्टोर की है। लेकिन सी या सी प्लस प्लस में इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो पाइथन में ऐसी कोई कमांड नहीं है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकें। क्रिएट कैसे करने, पाइथन के वेरिएबल्स अभी हमने क्रिएट करके दिखाया आपको। मैं कुछ और वेरिएबल्स भी क्रिएट करता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम का, नेम उसका नाम दिया, उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मैं है का नाम असाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल में जिसका नाम है नेम। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाऊंगा। अब मेरे पास मैंने अपनी इस फाइल के अंदर कितने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, 2 क्रिएट कर लिए हैं। एक वेरिएबल ए है जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किया है, ठीक है, और एक वेरिएबल अब मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है नेम। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ ए को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 4, क्योंकि ए के अंदर कौन सी वैल्यू थी, 4। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ अपने नेम को। अब देखें क्या प्रिंट होना चाहिए, नेम के अंदर जो भी मैंने वैल्यू असाइन की थी, क्या वैल्यू असाइन की थी, अपना नाम क्या था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कमेंट्स में आंसर दें, समझ में आ रहा है। ताकि
टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि मेरा भी टाइम बहुत कीमती है और यकीनन आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो इसीलिए हमने कोशिश करनी है कि जितना कुछ यहाँ डिस्कस हो रहा है वो हमें बेहतर तरीके से समझ में आए, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। एक टॉपिक मज़ीद जो है वो इसको देखते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप पाइथन में कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई मैं आप इसके अंदर डेटा टाइप भी बताऊं कि मैं कौन सी वैल्यू इसके अंदर असाइन करने जा रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि आप सी या सी प्लस प्लस में अगर आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करना चाहें तो आप बताएंगे कि भाई मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू इस सी नाम के वेरिएबल में भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया वेरिएबल का और उसको वैल्यू असाइन कर, ये पाइथन ऑटोमेटिकली ये फिगर आउट कर लेगा कि भाई इसने जो नेम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की है उसकी डेटा टाइप है कौन सी। तो कैसे पता चलेगा, टाइप लिखूंगा, टाइप का फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर वो वेरिएबल का नाम दूंगा तो मुझे ये पाइथन बता देगा कि भाई इसके अंदर जो इसने डेटा टाइप असाइन की है, जो वैल्यू असाइन की है उसकी डेटा टाइप कौन सी है। मैंने अभी इसमें नेम के अंदर कौन सी डेटा टाइप असाइन की थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू असाइन की थी, तो उसने मुझे बता दिया। ठीक है, अभी स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, कोई मसला नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई इशू नहीं। अभी मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि भाई उस स्पेसिफिक स्लाइड्स का जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमने आगे कवर करनी है। एक सवाल था लास्ट कि भाई ये राइट टू लेफ्ट जो मैंने कहा था इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये था कि देखिए इंग्लिश में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ही इज अ बॉय, हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसी नहीं है। प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको राइट टू लेफ्ट पढ़नी पड़ती है। तब इसको हम जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी है हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई मेहर जो एक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, वो असाइन की गई है इस वेरिएबल को। ये इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं है, ये इसको आप इक्वल नहीं कह सकते कि नेम इक्वल टू मेहर, नहीं। मेहर इज असाइंड टू नेम, यानी कि आपने ये वैल्यू मेहर की असाइन कर दी है किसको, नेम नाम के वेरिएबल को। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ देखिए कोई सेंस नहीं बनेगा। क्या आप नेम आपने असाइन किया है मेहर को, क्या ये कोई सेंस बन रहा है, वो तो खुद वैल्यू, उसको कैसे आप असाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप राइट टू लेफ्ट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्लियर हुआ। अब आते हैं कास्टिंग, कास्टिंग का टॉपिक। देखिए जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसके साथ उसकी डेटा टाइप भी दूं, मैं स्पेसिफिक उसको बताऊं कि भाई ये डेटा टाइप मैं इस वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं, तो आप उसको जो है कास्टिंग की मदद से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देखें। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है ए और इसके अंदर थ्री नाम एक थ्री वैल्यू यानी कि एक इंटीजर वैल्यू मैं इसको असाइन कर रहा हूँ थ्री। एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ बी, उसको असाइन कर रहा हूँ एक वैल्यू, इसमें चलें टेक्स्ट उसको दे देते हैं। एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सी और उसको असाइन कर रहा हूँ एक फ्लोट वैल्यू, पॉइंट में एक वैल्यू है। अब मैंने तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं स्पेसिफिक इसको बताऊँ कि भाई ये जो वेरिएबल है इसमें फलां डेटा टाइप की वैल्यू मैंने असाइन की है। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको कास्टिंग नहीं करूँगा तो आप देखें चूँकि थ्री एक इंटीजर वैल्यू है, तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन हो जाएगी। और ये टेक्स्ट चूँकि डबल कोट में लिखा हुआ है तो ये
स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी। अब ये डबल कोट में ये स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी कास्टिंग का जो टॉपिक है वो आपने समझना है, ठीक है। और ये 1.485 चूंकि ये डेसिमल पॉइंट में नंबर है, तो हम प्रोग्रामिंग में इसको कहते हैं फ्लोट। तो ये क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट वही समझेगा कि भाई सी के अंदर जो वैल्यू आपने दी है वो ये फ्लोट टाइप की है। तो अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद मैं आपको टाइप में ये दिखा देता हूँ कि अभी जो इसने इसको ली होगी वो इंटीजर टाइप ली होगी ए की। देखें क्या है टाइप, ए की टाइप क्या है, इंटीजर है। बी की टाइप क्या है भाई, चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो समझ जाएगा कि भाई बी में क्या है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। मैं अभी टाइप में बी लिखता हूँ तो अब देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। अब चूंकि सी के अंदर पॉइंट्स की वैल्यू है यानी कि फ्लोट वैल्यू है, तो आप सी को अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँगी भाई इसकी टाइप क्या है, डेटा टाइप, तो आप देखें इसकी डेटा टाइप फ्लोट है। तो बाय डिफॉल्ट तो वो इस तरह से ले रहा है, लेकिन मैं अब उसको स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि भाई ए के अंदर जो मैंने ये वैल्यू आपको असाइन की है ये इंटीजर नहीं है बल्कि ये फ्लोट है। तो मैं क्या करूँगा, कास्टिंग करूँगा। कास्टिंग कैसे करूँगा, फ्लोट में मैंने इसको कास्टिंग करनी है तो फ्लोट का फंक्शन यूज़ करूँगा। फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन का नाम देना होता है और ये पैरेंथेसिस डालने होते हैं, और उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आप आर्गुमेंट देना चाहें वो आते हैं। तो अभी मैंने ये फ्लोट कास्टिंग करने के लिए उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई ए के अंदर मैं इंटीजर नहीं दे रहा बल्कि फ्लोट टाइप की वैल्यू दे रहा हूँ। तो अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ, मेरे पास अब इसको डेटा टाइप ए की मैं दोबारा चेक करूं तो पहले चूंकि इंटीजर बता रहा था, अब इसको इंटीजर नहीं बताना चाहिए, अब इसको फ्लोट ही बताना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं अब ये स्पेसिफाई कर चुका हूं कि भाई कास्टिंग के ज़रिए से कि मैं जो ये इसको वैल्यू फ्राहम कर रहा हूँ वो इंटीजर वैल्यू नहीं है बल्कि वो फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कास्टिंग। इसी तरह से ये जो सी है, मैं सी को भी दे सकता हूँ, सी को, ठीक है, प्रिंट करके देखता हूँ क्या इंटीजर में कास्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पॉइंट की वैल्यू को करके देखते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब सी की जो डेटा टाइप है उसको मैं चेक करता हूँ, तो आप देखें इंटीजर में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे पास कास्टिंग है। अच्छा, ये काम तो हमने पहले ही कर लिया कि भाई अगर आपने किसी वेरिएबल की ये चेक करनी है कि उसकी डेटा टाइप कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, टाइप का फंक्शन यूज़ करेंगे। हम टाइप का फंक्शन यूज़ कर भी रहे हैं साथ साथ, तो उसका स्पेसिफिक मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपने किसी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है कि उस वेरिएबल में किस डेटा टाइप की वैल्यू असाइंड है, तो आप क्या करेंगे, टाइप का फंक्शन यूज़ करेंगे। टाइप का फंक्शन, और फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं, कोई भी फंक्शन होगा फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस डालेंगे। अब उस पैरेंथेसिस में चूंकि मैंने टाइप की वैल्यू के लिए टाइप है, टाइप का मकसद ही क्या है कि भाई किसी न किसी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है, तो वो वेरिएबल तो मुझे देना ही होगा। तो वो वेरिएबल देने के लिए इस टाइप के अंदर वो वेरिएबल मैं दूंगा। अब इस वक्त मैं टाइप चेक कर रहा हूँ कि इसकी वेरिएबल ए की, और इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ए की जो वेरिएबल ए है उसके अंदर जो वैल्यू असाइंड है उसकी डेटा टाइप है फ्लो। अब सिंगल और डबल कोट्स, ठीक है। देखिए जब आप स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप सिंगल कोट में दे सकते हैं या आप डबल कोट में दे सकते हैं। फर्ज करें कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ माई वेयर के नाम से, माई वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म माई वेयर, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ एक वैल्यू, ठीक है। क्या है, ये स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू
क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा हूँ तो स्ट्रिंग फॉर्मेट याद रखिएगा, आप डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैंने ये डबल कोट के अंदर जो वैल्यू दी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसके अंदर असाइन हो जाएगी, कोई एरर जनरेट नहीं होगा। और इसकी मैं टाइप भी चेक कर सकता हूँ इस वेरिएबल की, तो आप देखें कि इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अच्छा, डबल कोट भी दूसरा मैं सिंगल भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, माई वेर टू के नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और अब मैं सेम वैल्यू इसको दूंगा लेकिन अभी सिंगल कोट में दूंगा, ठीक है। तो सिंगल कोट इस्तेमाल करें, डबल कोट इस्तेमाल करें, उसका कोई मसला नहीं है, दोनों बिल्कुल सही तरीके से आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको क्या किया, एक और वेरिएबल क्रिएट किया और इसको असाइन की एक नई वैल्यू, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि मैं इसको सिंगल कोट में ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा, एग्जीक्यूट करवाने के बाद देखिए कोई एरर इसने जनरेट नहीं किया। मैं दोबारा इसकी टाइप चेक कर सकता हूँ, इस वेरिएबल की माई वेर टू की टाइप चेक करूँगा तो आप देखिए ये भी इसकी टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन याद रखिएगा एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ माई वेर थ्री के नाम से, इसको भी असाइन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने एक तरफ तो डबल कोड दिए और दूसरी तरफ आप सिंगल कोड दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ना हो, डबल कोड आपने यूज़ किया तो फिर दोनों साइड पे डबल कोड यूज़ करें, सिंगल कोड आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर दोनों साइड पे सिंगल यूज़ करें, ठीक है। तो ये डबल कोड्स और सिंगल कोड्स इसलिए यूज़ होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू है इसी वेरिएबल को असाइन करने की। अच्छा देखिए, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें केस बड़ा मायने रखता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, एम वाई एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वाई के नाम से, एम वाई, ठीक है। इसको असाइन कर रहा हूँ 45, एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी, लेकिन एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ उसका एम कैपिटल लिख रहा हूँ। देखिए बजाय माई ये भी है, माई ये भी है, लेकिन चूंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वो इसको अलग कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जो वेरिएबल नेम के अंदर दोनों अल्फ़ाबेट्स स्मॉल में हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों अल्फ़ाबेट्स स्मॉल के अंदर नहीं है, इसके अंदर जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, सेकंड अल्फ़ाबेट स्मॉल में है। तो ये वो एक अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा इसे। देखें कोई एरर जनरेट नहीं किया, मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ दोनों को, पहले माई को प्रिंट करवाता हूँ फिर दूसरा जो सेकंड वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाता हूँ, तो दोनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है, किसी किस्म में कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि भाई वो बिल्कुल केस सेंसिटिव है, वो एक एक अल्फ़ाबेट को चेक करेगा वेरिएबल नेम में कि भाई ये अगर इसमें ज़रा से भी अपर लेटर और लोअर लेटर का भी कोई फ़र्क है तो वो एक अलग वेरिएबल से कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये है केस सेंसिटिव। यहाँ पर भी एग्जांपल में देखें मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक ए क्रिएट किया है स्मॉल लेटर में, एक ए क्रिएट किया है कैपिटल लेटर में। तो अब याद रखिएगा कि ये चूँकि अलग अलग वेरिएबल डील होंगे, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है ओवरराइट हो जाएगी। अब ओवरराइट का मकसद क्या है, ओवरराइट किसे कहते हैं? देखिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ नया, न्यू के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसको मैंने वैल्यू दे दी 45, वेरिएबल क्रिएट हो गया मेरा, चेक कर सकता हूँ उसकी वैल्यू, वही न्यू को प्रिंट कर दो 45 प्रिंट कर रहा है। तो अब एक वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन जब आप दोबारा उसी वेरिएबल को, न्यू नाम के वेरिएबल को एक और वैल्यू असाइन करेंगे तो वो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब उस डब्बे के अंदर, वो डब्बे वाली मिसाल आप याद रखें कि पहले एक डब्बे के अंदर आपने एक चीज़ रखी थी, अब आपने दोबारा उस डब्बे को खोला, उसके अंदर एक और चीज़ रख दी, तो वो जो पुरानी वाली चीज़ है वो अब वहाँ से ज़ाहिर सी बात है आप हटाएंगे तो नई चीज़ आएगी, ठीक है। तो आपने वो पुराना वाला जो वेरिएबल था, वेरिएबल वही है, अब उसके अंदर आपने दोबारा एक नई वैल्यू असाइन कर दी कि ये एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि अब उसकी जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। पहले 45 थी, जब अब मैं दोबारा इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ तो ये 85 प्रिंट होगा,
इसको हम कहते हैं ओवरराइड। ठीक है, कि अब ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ओवरराइड होगी। यहाँ तक क्लियर कीजिएगा कि समझ में आ रहा है? काइंडली कमेंट्स में मुझे कंफर्म करें यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हैं ताकि हम आगे बढ़ें। मैं बहुत लो लेवल में आके बहुत हल्के वे में आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जितनी भी हमारी ऑडियंस है, वो चाहे आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो जिसने कभी प्रोग्रामिंग नाम की कोई चीज़ सुनी ना हो, वो भी प्रोग्रामिंग में एक अच्छे लेवल तक की प्रोग्रामिंग सीखे। ठीक है, हमारा टारगेट ये है। लेकिन अगर जिसको पहले से प्रोग्रामिंग आती है उसको हम सिखाने बैठ जाएं और मैं जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो अपर लेवल की चीज़ें करवाना शुरू कर दूं, तो मेरा ये पर्पज़ नहीं है। ठीक है, चलें, अच्छी बात है, आप लोग को जो है वो समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। ये था केस सेंसिटिव। अब आते हैं वेरिएबल्स, आपको पता लग गया। अब वेरिएबल्स के भाई नाम कैसे देंगे? ठीक है, एक हर चीज़ के रूल्स हैं ना। एक ज़बान है, उसके सिंटैक्स है, जिस तरह उसका सिंटैक्स है तो उसको सिंटैक्स चेक होता है कि भाई आप नाम ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। तो उसके क्या रूल्स हैं? उसके कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल का शॉर्ट नेम हो सकता है सबसे पहली चीज़। शॉर्ट नेम कैसे? आप यानी कि सिर्फ जैसे मैंने आपको ए बी सी करके, अब इससे ज़्यादा तो शॉर्ट नहीं हो सकता ना, कि एक लेटर यूज़ कर रहे हैं हम, क्या अब कैसे आधा कैसे करूँगा इस लेटर को? ठीक है, तो नहीं कर सकते। तो सबसे शॉर्ट तो यही है। देखें, एक्स को मैंने एक वैल्यू असाइन की 92, ये आराम सुकून से ये क्रिएट हो गया, किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं हुआ। तो क्या है कि पाइथन में आप शॉर्टेस्ट नेम है वो यूज़ कर सकते हैं। वो शॉर्ट नेम कैसे होगा? वो एक लेटर होगा। आप शॉर्ट नेम के अलावा आप डिस्क्रिप्टिव नेम भी यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा नाम यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम होगा डिस्क्रिप्टिव नेम। आप देखें वो कितना शॉर्ट था उस वेरिएबल का नाम, और ये उसके मुकाबले में कितना बड़ा नाम है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये पाइथन अलाउ करता है कि आप डिस्क्रिप्टिव नेम भी रखें, आप शॉर्ट नेम भी रखें। तो मैंने इसको एक वैल्यू फराहम कर दी। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसको मैं प्रिंट करके भी देख सकता हूँ। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि इसमें कोई इशू है। मैं इसको डिस्क्रिप्टिव नेम, याद रखिएगा, अगर मैं बिल्कुल एक लेटर का भी इसमें फ़र्क दे दूँगा तो वो एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो कह रहा है कि भाई इस तरह की कोई चीज़ तो मेरे पास है भी नहीं है, ऐसा कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, आपको कोई चीज़, कोई पार्सल भेजे, कोई मेल सेंड करे, ठीक है, फिजिकली, और उसमें एड्रेस गलत डाल दे, तो क्या आपके पास वो चीज़ पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी, वो रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह से सेम आपको एरर जनरेट कर रहा है, भाई इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है, इस तरह कोई नाम ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि मेरा नाम गलत लिखा था, डिस्क्रिप्टिव नेम था। अब जब प्रिंट करूँगा तो अब देखिए डिस्क्रिप्टिव नेम चूँकि बिल्कुल सही लिखा है, तो उसकी वही वैल्यू मुझे शो हो रही है जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, कि था कि भाई शॉर्ट नेम यूज़ कर सकते हैं, आप लॉन्ग नेम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपने मज़ीद ध्यान देना है इन चीज़ों को, कि अब वेरिएबल नेम्स के कुछ रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है जब हम वेरिएबल्स एक क्रिएट कर रहे हों, जब हम उनके नाम रख रहे हों। ठीक है, वेरिएबल का कोई ना कोई नाम जब हम क्रिएट कर रहे हों, तो पहला उसका रूल ये है कि आपका जो वेरिएबल होगा वो हर सूरत या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ऐसा कोई वेरिएबल आप क्रिएट नहीं कर सकते कि इन दोनों के अलावा वो स्टार्ट हो रहा हो। फर्ज करें मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, 7 स्टार नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर 78 वैल्यू देता हूँ। देखिए ये मेरे रूल के खिलाफ है। हमारा पहला रूल ये कह रहा है कि भाई वेरिएबल आप कोई भी बनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो उसका पहला लेटर होगा, जो स्टार्टिंग लेटर होगा, या तो वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अल्फ़ाबेट नहीं है, ना ही अंडरस्कोर है, ये तो एक नंबर है। आप देखें एरर जनरेट कर देगा। भाई ये इनवैलिड डेसिमल लिटरल है। यहाँ आप ये देखें शो करवा रहा है कि यहाँ पर ये क्या आपने 7 डाल दिया। इस तरह की कोई चीज़ अलाउ ही नहीं है आपको। क्या करेंगे, अब मैं सिर्फ स्टार नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँ, तो अब देखिए इसका जो पहला लेटर है,
पहला जो लेटर है वो एक अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब मेरा रूल के मुताबिक है, इसको मैं क्रिएट करूँ बस आसानी क्रिएट हो रहा है। दूसरा क्या था कि भाई अंडरस्कोर होना चाहिए, अंडरस्कोर स्टार दे दूँ तब भी ये वेरिएबल का नाम बिल्कुल परफेक्ट है, किसी किस्म का मसला नहीं है, मैं इसको एक्सेस करके भी देख सकता हूँ। मैं एक्सेस कर रहा हूँ प्रिंट अंडरस्कोर स्टार, देखें 78 प्रिंट हो रहा है। तो पहला रूल आपको क्लियर होगा कि भाई आपका जो वेरिएबल नेम होना चाहिए या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर किसी न किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। वो इसके अलावा ना कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में आप, ना ही कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर से, मैंने अभी आपको दिखा दिया 7 स्टार किया था तो वो एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि पहला लेटर नंबर से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तीसरा रूल ये है कि जो आपका वेरिएबल नेम है उसमें सिर्फ 3 किस्म की चीज़ें आएंगी, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर आएंगे और अंडरस्कोर आएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि या तो अल्फ़ाबेट्स आएंगे या नंबर्स आएंगे या अंडरस्कोर आएंगे, इसके अलावा कोई सिंबल यूज़ आप नहीं कर सकते। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ माय नेम का। अब देखिए माय लिखा, मैंने डेश डाल दिया और नेम लिखा। अब मेरा रूल क्या कह रहा है कि भाई 3 चीज़ें, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक ये है, ठीक है। या तो आप 0 से लेके 9 तक नंबर यूज़ करें, या तो आप ए से लेके जेड तक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, या तो आप कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, या फिर आप अंडरस्कोर यूज़ करें। ये चीज़ें तो आपको अलाउ हैं। इसके अलावा अगर कोई सिंबल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मैंने 2 के लिए लिखा है कि 0 से लेकर 9 तक, तो ये मत इसको शामिल कीजिएगा डैश पे, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड अंडरस्कोर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस सिंटैक्स के रूल की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ कि भाई माय नेम का एक वेरिएबल तो क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इस के नाम के अंदर मैं डैश का एक सिंबल यूज़ कर रहा हूँ जो कि इलीगल है, जो कि मुझे पाइथन अलाउ ही नहीं करता वेरिएबल नेम में यूज़ करने का। तो मैं इसको वेरिएबल अगर क्रिएट करूँ भी तो ये एरर जनरेट करेगा। तो भाई आप असाइन ही नहीं कर सकते ये एक्सप्रेशन, ठीक है। इधर तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई माय नेम के लिए या तो मैं सिंपल माय नेम लिख दूँ या फिर मैं अंडरस्कोर डाल दूँ, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर मैं नंबर्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग में नंबर यूज़ नहीं कर सकता, एरर आ जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं, हमने जो है वो लास्ट वीक फॉलो करने हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के तरीके, ठीक है। पहला रूल ये था कि पहली चीज़ तो ये थी कि आप भी सबसे शॉर्टेस्ट नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल क्रिएट करते हुए, और लॉन्गेस्ट नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये था कि भाई आपका जो वेरिएबल नेम है वो हर सूरत स्टार्ट होना चाहिए या किसी लेटर से या अंडरस्कोर से। फिर एक अगला रूल क्या था कि भाई आपका जो वेरिएबल नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगला रूल ये था कि भाई आप जो है सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि ए टू जेड कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, और 0 से 9 तक नंबर्स हों और अंडरस्कोर। इसके अलावा चूँकि वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव हैं, तो फिर एज नाम का वेरिएबल आप इस तरह से बनाएं, इस तरह से बनाएं, इस तरह से बनाएं, वो तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे। हम ये केस सेंसिटिव के सेक्शन में ये बात कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो एक एज नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मतलब इसको वैल्यू फराम करता हूँ एज को 45। एक और एज का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ 85, और एक और एज क्रिएट करता हूँ एक, ठीक है, वो 25। तो आप देखिए इसमें कि तीनों के तीनों, चूँकि ये पाइथन केस सेंसिटिव है तो वो तीनों के तीनों वेरिएबल्स को अलग से डील करेगी। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। आप देखें कोई ओवरराइट नहीं है। मैं प्रिंट करके देखता हूँ तीनों को। मैंने पहले वाले वेरिएबल को प्रिंट किया, फिर दूसरे वाले वेरिएबल को प्रिंट किया, और अब तीसरे वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, तो तीनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओवरराइट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वेरिएबल ही अलग है। लेकिन अगर मैं इन्हीं में से कोई एज नाम का एक वेरिएबल में दोबारा ये एज देखें, वही सेम
AGE कैपिटल में है, मैं वही AGE कैपिटल में लिख रहा हूँ और इसको मैं अब एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब देखें जब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा तो ये ओवरराइट हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि पाइथन इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वो केसेस को मैच करेगी। अगर तो वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल सेम हैं, ठीक है, उनके लेटर्स बिल्कुल सेम हैं, तो वो उन्हें ओवरराइट कर देगी। ये वेरिएबल नेम्स के रूल्स हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं कि ये पहला जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो सिंपल माय वेरिएबल के नाम से, ठीक है। दूसरा ये है कि अंडरस्कोर यूज़ हो गया बीच में, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग में आप अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं तब भी ठीक है। आप अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है, कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ये रूल्स आपने याद रखने। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक वेरिएबल में दो वैल्यूज़ नहीं आ सकती भाई, उसके लिए आपके पास एक अलग डेटा टाइप है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं या लिस्ट हम कहते हैं या टपल्स कहते हैं। उनमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल अगर कोई वेरिएबल हो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करवा सकते। केस सेंसिटिव होना बेनिफिशियल है, ज़ाहिर सी बात है। इसकी जो, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक दफ़ा आपने रूल सीख लिया। अगर इस तरह से ना होता तो फिर क्या होता कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो लेटर्स को ऊपर नीचे कर रहे होते, वो आपको भी समझ में नहीं आता बाद दफ़ा, और सिंटैक्स तो वैसे ही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इल्लीगल वेरिएबल्स की। अब इस स्लाइड को देखें तो मुझे कोई कमेंट में बता सकता है ये पहले वाली स्टेटमेंट में क्या इलीगलिटी है? क्या ऐसा काम इसमें हुआ है जो कि इलीगल है वेरिएबल्स के रूल्स को देखते हुए? कमेंट में बता सकते हैं। दोबारा शो कर रहा हूँ, मेंशन कीजिएगा। अभी न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या, मतलब आप बताएं कि न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ यूज हुई है जो कि इलीगल है? स्टार्ट में, न्यूमेरिक स्टार्ट में, गुड। स्टार्ट में नंबर यूज नहीं हो सकता। दूसरा सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या मसला है? ये एग्जांपल तो मैं कर चुका हूँ। क्यों ये इलीगल है वेरिएबल नाम? सेकंड वाली स्टेटमेंट में दोबारा दिखाया था। सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट को मतलब ये है कि भाई ये कितनी लाइन है, ये एक स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास। ये बताएं सेकंड स्टेटमेंट में क्या मसला है, क्यों इलीगल है? सही है, बिल्कुल ठीक। स्पेस नहीं है, डैश, डैश यूज नहीं कर सकते आप। स्पेस तो ऐसी बात है, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। डैश, जबरदस्त, ठीक है। और तीसरे वाले में स्पेस। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आप जहन नशी कर लें कि जो वेरिएबल नेम्स है वो केस सेंसिटिव हैं। हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स अब देख चुके हैं। अब मुख्तलिफ जो है वो मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स भी हो सकते हैं। मल्टी वर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे वेरिएबल के आप नाम रख सकते हैं जिन जो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हों, ठीक है। अब एक से ज़्यादा जो वर्ड्स पर मुश्तमिल वेरिएबल नेम्स होंगे उन्हें रीड करने में आपको मुश्किल होगी। कैसे? मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, अब देखिएगा इसको रीड करने में आपको आसानी हो रही है। आपको पूरा पढ़ना पड़ रहा है इसमें कि भाई ये जो वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स कहाँ तक है। तो इसमें माई स्कूल ने, मैंने एक वेरिएबल नाम की वेरिएबल क्रिएट किया है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा है कि नहीं है? पढ़ने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। और ये तो इसमें जस्ट 3 वर्ड्स हैं, माई स्कूल नेम मैंने यूज़ किया है। मैं इसमें आप जितना मर्जी है लंबा आप इसको जो है वो लेके जाएं अपनी आसानी के लिए। तो उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं।
तो अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल कोई वेरिएबल नाम आपने क्रिएट करना हो तो उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। पहला क्या है कि आप उसको कैमल केस में क्रिएट कर सकते हैं। कैमल केस का मतलब ये है कि उस वेरिएबल नेम के अंदर सिवाय पहले वर्ड के, पहला वर्ड क्या था, माय, ये तो आपका स्मॉल रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो उसके बाद वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब देखें, माय तो पहला वर्ड था तो इसीलिए उसको मैंने स्मॉल ही रहने दिया, लेकिन उसके अगले वर्ड का जो पहला लेटर है एस, उसको मैंने कैपिटल कर दिया। उसके बाद एक और वर्ड है नेम, उसका पहला लेटर भी कैपिटल कर दिया। अब पहले की बनिस्बत आप मुझे देख के बताएं ये आसान लग रहा है या नहीं लग रहा, देख के बताएं। माई स्कूल ने ये आसान है पढ़ने में, रीड करने में, या वो आसान है? ज़ाहिर सी बात है वो आसान लग रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कैमल केस। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, माय वेरिएबल नेम, इसमें भी 3 वर्ड हैं। तो कैमल केस में क्या होता है, आप पहले वर्ड को छोड़ के बाकी जितने वर्ड्स होते हैं उनका पहला पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। अगला क्या है, अगला जो पैटर्न है या अगला जो तरीक़ाकार है वो पास्कल केस है। इसमें क्या होता है, मैं साथ में ये मेंशन करता चलूँ, ठीक है, मैं इसको ऊपर कमेंट इसलिए था ना कि मैं साथ साथ इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी करता चलूँ, तो मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। ये था मेरे पास कैमल केस। अब हम देखते हैं पास्कल केस। पास्कल केस में क्या था, हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। माय स्कूल नेम, ठीक है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये है हम पास्कल केस, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो क्या ये अलग अलग वेरिएबल्स होंगे या एक ही वेरिएबल होंगी? ये अलग अलग वेरिएबल काउंट होंगे या एक ही वेरिएबल काउंट होंगे, क्या कहते हैं आप बताइएगा। ये तीनों वेरिएबल्स जो मैंने क्रिएट किए थे, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे या एक ही वेरिएबल काउंट होगा? अलग वेरिएबल्स, सही है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। एक ही है, एक कैसे है भाई, एक कैसे है, ये एम छोटा है, यहाँ पर छोटा है एम, लेकिन यहाँ पर एस कैपिटल है, ये एस कैपिटल नहीं है, तो ये अलग हो गया। और यहाँ तो एम कैपिटल है दोनों में, ये स्मॉल है, सॉरी, ये कैपिटल है। तो एक लेटर का अगर फर्क हो तो आपका जो पूरा का पूरा वेरिएबल है वो अलग हो, ठीक है। तो कैमल केस भी हो गया, पास्कल केस भी हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि कैमल केस में जो पहला वर्ड होता है उसका लेटर हम स्मॉल ही रखते हैं। दूसरा ये है कि स्नैक केस। स्नैक केस में क्या होता है कि इसके अंदर आप, अब मैं तीसरे पैटर्न की तरफ जा रहा हूँ, स्नैक केस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर डालते हैं, माय स्कूल नेम, ये तो उनसे भी ज़्यादा आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। माय वेरिएबल नेम, पहले माय वेरिएबल नेम, थोड़ा सा फिर भी इसमें कोई थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, लेकिन इसको रीड करने में और समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हो। तो एक तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। देखिए, ये सारी की सारी जो इतनी बारीकी से चीज़ें समझाने की का मकसद ये है कि आपने इसके पास जाके कोडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई थ्योरी नहीं है कि इसमें एक आध चीज़ आपने मिस कर दी तो ठीक है, आपने एक पॉइंट भी गलत जगह पे लगा दिया तो ये प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स एरर क्रिएट हो जाएगा कि भाई ये पॉइंट कहाँ से आ गया। प्रिंट का फंक्शन है, ठीक है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ टेक्सचर का नाम, ओके, प्रिंट हो रहा है। प्रिंट के बाद एक डॉट मैंने लगा दिया गलती से, एरर क्रिएट कर रहा है कि वो नॉर्मल लैंग्वेज अब नहीं सीख रहे हैं कि मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं, अगर कहीं पर मेरी ज़बान फिसल भी रही है, कहीं पर मैं अल्फाज का चुनाव गलत भी कर रहा हूँ, तब भी मसला नहीं है, आपको मेरी बात कन्वे हो रही है।
लेकिन भाई आप कम्युनिकेट आप कर रहे हैं कंप्यूटर से, आप इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। उसके जो बिल्कुल सिंटैक्स है परफेक्टली आपने समझना होगा। तो ये स्नैक केस था। यहाँ तक बताइएगा कि आपको क्लियर है या नहीं है, कमेंट में बताइएगा क्लियर है यहाँ तक जितना कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा। आखिर के 15 मिनट हम आपके सवालात ले लेते हैं मोहम्मद सर। आखिरी 15 मिनट हम सवाल दे लेते हैं बच्चों के, ठीक है, ताकि किसी की क्यूरी हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई सवाल है आप मुझसे 10 दफ़ा करें, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उस स्पेसिफिक चीज़ को आप दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंडेंटेशन की स्टेटमेंट से बाहर कैसे निकलेंगे? ओके, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, एक मिनट, अब मजीद सवाल ना करें ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूँ। मैं पहले इनका आंसर दे दूँ कि भाई इंडेंटेशन आप एक ब्लॉक ऑफ कोड से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। मैं ये रिपीट कर दूँ, ठीक है। हमने शुरू में ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी थी, मैं दोबारा चले लिख देता हूँ। मैं इफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ कि भाई अगर 8 इज ग्रेटर देन 2 तो क्या हो। अब देखिए ये इंडेंटेशन थी, जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे 4 स्पेस दे दिए। लेकिन अगर वो 4 स्पेस ना भी देता, ठीक है, तो मुझे 4 स्पेस मैं खुद से लगा लेता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये इंडेंटेशन का मसला आएगा। क्योंकि अब चूंकि इफ की स्टेटमेंट आ गई तो इफ की स्टेटमेंट मुझे ये रूल के मुताबिक कहती है कि भाई इसके इफ की जो ब्लॉक है उसमें जाने के लिए आपको 4 स्पेसेस चाहिए। तो आप कोई भी फंक्शन कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। भाई एट इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, एट ग्रेटर देन 2 है। अब मैं सवाल उनका ये था कि भाई ये जो एक ब्लॉक है तो इफ ब्लॉक है इसमें से निकलना कैसे। तो निकलना सिर्फ आपने सिंपल है, जब आप ये 4 स्पेसेस का आपने ख्याल नहीं किया, आप शुरू में आ गए तो आप उस कोड से निकल गए, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग से एक स्टेटमेंट है, इसका उस कोड ऑफ ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहाँ तक था, ठीक है। या आपने जब ये इसका ख्याल नहीं किया, ये जब आपने 4 स्पेसेस नहीं दिए तो आप उसके ब्लॉक से निकल आए, ठीक है। अब आप प्रिंट करें, देखें पहले वाली स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि 8 वाकई ही बड़ा है 2 से, इसीलिए ये प्रिंट हुई, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि 8 इज लेस देन 2 तो पहले वाली ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये तब प्रिंट होगी जब ये इसको ट्रू मिलेगा, ये की स्टेटमेंट में। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, वो ट्रू हो या ना हो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये देखें ये उसी तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटा टाइप की वैल्यू सही लेता है। देखिए यूज़ केसेस है ना, आपको कोई ऐसा यूज़ केस आ सकता है कि आपको अब बताना पड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है। फर्ज करें कि चलें आगे का काम था, मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करवा देता हूँ कि आपने कहा ना कि मुझे बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं एक वेरिएबल में इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, यूज़र से। यूज़र क्या करेगा, इनपुट देगा, वो मेरे पास ए में सेव हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो मुझे 2 नंबर्स दे, और मैं 2 नंबर्स को, वो जो भी 2 नंबर मुझे देगा यूज़र, मैं उन्हें प्लस करके यूज़र को आंसर दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से 2 इनपुट लेता हूँ पहले तो, ठीक है, और फिर इनका जो आंसर है वो मैं यूज़र को शो करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा आपको इसका आंसर मिलेगा कि भाई वो कास्टिंग करने की ज़रूरत क्या है, वो बताने की ज़रूरत क्या है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ये देखें ये बॉक्स में मुझसे पहला नंबर मांग रहा है, चलें मैंने 5 दे दिया। दूसरा नंबर मांग रहा है, मैं 3 दूंगा इसको। 5 + 3 8 होता है, ये 8 नहीं करके देगा मुझे। कितना कर रहा है, 53 कर रहा है। क्यों? ये इन दोनों को ऐड नहीं कर रहा, ये कॉन्केटिनेट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इनपुट लेते हैं पाइथन में तो वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाता है। तो भाई यहाँ पर आपकी कास्टिंग का काम आएगा कि आप इंटीजर में आप उसको स्पेसिफाई करें कि भाई ये जो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, ये स्ट्रिंग में नहीं है बल्कि ये इंटीजर में है। तो आप देखें आपने कास्टिंग की। अब दोबारा आप एग्जीक्यूट करवाएं तो 5 पहले इनपुट में 5 दिया,
दूसरे इनपुट में 3 दिया तो आपको आंसर 8 मिल रहा है। क्लियर है कि भाई ये कास्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है आपको। तो बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको कास्टिंग करनी पड़ जाती है। कोई भी कॉन्सेप्ट आज का अगर आपको क्लियर नहीं है तो भाई बिल्कुल आपने उसे समझना है। नहीं समझ आ रहा, सवाल करना है, क्योंकि क्लियर तो आपने करना है। अगर ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप जो आगे जाके थोड़े लेवल के कॉन्सेप्ट आप सीखने बैठेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं आपको दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कुछ आपने सीखा है आज की क्लास में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और फीडबैक देखिए, हर क्लास के बाद मेरे लिए जो काम की चीज़ होती है वो आपका फीडबैक होता है। आप फीडबैक देने में किसी किस्म की यानी कि कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आप जो भी आपका रियल फीडबैक है, क्योंकि आपके ही फीडबैक से हम सीख पाएंगे और आपके लिए अगली क्लास बेहतर कर पाएंगे। प्लीज़ सवाल करें, हमारे पास थोड़ा सा 5 मिनट हैं अभी। कोई भी आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आपके पास मौका है, आप सवाल करें। देखिए, पोर्टल का लिंक मैं कैसे आपको सेंड कर दूँ। आप तो हमने वीडियो अपलोड की थी, आपने उस वीडियो को पता नहीं देखा या नहीं देखा। बड़ा सिंपल सा उसमें जो है स्टेप्स थे। आप हमारी टेकशूट की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, techshoot.com लिख के उसमें इंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा प्रोफाइल का। प्रोफाइल के अंदर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन जैसे ही करेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ देखिए, अभी चूंकि ये फुली बुकड आ रहा है क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ, लेकिन जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ आपके पास कोर्स में इंटर होने का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से अपने पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो काइंडली इसको इस तरह से देखें। फीडबैक ज़रूर देना आपने, क्योंकि हर क्लास के बाद सबसे पहले हम देखते ही फीडबैक है। और कोशिश हमारी ये होती है कि कोई आपके फीडबैक्स जो ऐसे जेन्युइन फीडबैक्स हैं इनको वाकई हम कवर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें बेहतर करें। अपने व्हाट्सएप नंबर पे अपने ईमेल एड्रेस जो आपने हमें प्रोवाइड किया है, अपने ईमेल को देखा करें, ठीक है। और फेसबुक का पेज है हमारा, जो ये ग्रुप है, इसमें तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। और पोर्टल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पोर्टल में हर एक चीज़ आपको अवेलेबल करके दी है। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज़ तो वो जो कुछ मैं कवर कर चुका हूँ उसमें तो एक लफ्ज़ भी ऐसा ना हो कि जो आपको ना आता हो, ठीक है। जो हमने कवर नहीं किया वो इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे, लेकिन जो कवर कर लिया एटलीस्ट वो तो आप उसको करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप ट्यूटोरियल्स देखें। आप जो है वो हमारे अपने चैनल पे भी ट्यूटोरियल कुछ मौजूद होंगे, आप वो देखें, आप एक्सप्लोर करें अपने से। सबसे बेस्ट लर्निंग जो आप एक्सप्लोर करेंगे वही हो सकती है। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल बारीकी से लेके चलूँ और एक एक चीज़ मैं बता सकता हूँ थोड़े से वक्त में मैं आपको वो बताऊँ। पोर्टल का मतलब ये है कि भाई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारी वेबसाइट पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो तमाम तर मटेरियल है, उसको हम पोर्टल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ इस क्लास में मौजूद रहें। और अब अगले हफ्ते को हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।